एक समय था जब पुलिस को अपराधी के बारे में जानकारी होती थी, अपराधी का हुलिया पता होता था और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सब जानकारी होती थी और उसके बाद उन्हें पकड़ते थे। लेकिन आज के समय में एक ऐसा चलन चल गया, अदृश्य अपराधी हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपराध को घटित करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस के सामने चुनौती होती है कि उन्हें हम कैसे पकड़ें, किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी करें, कैसे जाएँ। उन सभी चीज़ों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं आज स्पेशल डीजी आर.के. बीच जी। उनसे जानना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में सोशल मीडिया में किस तरह के क्राइम हो रहे हैं, किस तरह के अपराध घटित हो रहे हैं? देखिए, अगर हम पिछले 1 डेढ़ साल को देखते हैं, तो लॉकडाउन के दौरान लोगों को अपना इंटरनेट यूज़ करने का ज़्यादा समय मिला है। सोशल मीडिया पे, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक, उस पे जो इंटरेक्ट करने का जो समय था लोगों के पास, वो कंपैरेटिवली मुझे लगता है ज़्यादा था। तो उस वजह से कुछ नए प्रकार के क्राइम जो हैं वो देखने के इसमें आए हैं। लास्ट ईयर हमने देखा कि जब ऑनलाइन शराब बेचने की बात आई थी, तो कई बार प्रॉमिस किए गए, लेकिन शराब मालूम था कि फिजिकली डिलीवर नहीं होनी है, ऐसी धोखाधड़ी हुई। लोगों ने कस्टमर केयर के यूज़ करके नंबर वहाँ से गूगल से सर्च करके किया, उसमें वो धोखा खा गए। लोगों ने बैंक्स की डिटेल अपनी शेयर की। कई बार इस प्रकार की डिस्ट्रेस कॉल्स आती हैं कि अपना आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, डेबिट कार्ड बंद हो जाएगा, इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, वो शेयर कीजिए। या कोई लिंक आ रहा है, उसको प्रेस करेंगे आप तो आपको यू विल गेट सम इन्फॉर्मेशन, इस प्रकार के। तो इस प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स के केसेस हैं और इवन जो पर्सनल जो भी केसेस हैं, जो अश्लील सामग्री का जो ट्रांसमिशन है, ये दोनों में पिछले दिनों में वृद्धि हुई है। अच्छा, ऑनलाइन ठगी के शिकार लोगों के साथ ऐसी दिक्कतें आती हैं कि वो नॉर्मल थाने में जाते हैं। कोई भी ऑनलाइन ठगी होती है, चाहे फ्रॉड होता है, तो थाने में जाते हैं कि उनकी शिकायतें नहीं लिखी जाती हैं। और अभी जो आप लोगों ने व्यवस्थाएँ बहुत सारी की, लेकिन थानों से उनको साइबर सेल भेजा जाता है या दूसरी जगह घुमाया जाता है। सभी हो सकता है उस जगह पे एफआईआर दर्ज करके जीरो कामी करके वहाँ तक पहुँचा दें, ऐसी व्यवस्था भी है क्या? देखिए, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, राइट? तो वो cybercrime.gov.in और एक नंबर रिलीज़ किया 155260। इसमें किसी भी व्यक्ति को कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई भी सिटीजन अगर उसके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, तो इस नंबर पे डायल कर सकता है या इस पोर्टल पे जा सकता है। अगर पोर्टल पे जाके जो रीसेंट ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसकी अगर वो डिटेल डालेंगे, अपनी डिटेल डालेंगे, तो बैंक जो हैं जो मनी को ट्रांसफ़र होने करने से रोक लेंगे। तो वो जो लॉस होना था वो बचा जा सकता है। लेकिन अगर आदमी खुद ऑपरेट नहीं कर पाता किसी कारण से, या उसको समझ नहीं आती है कि कैसे पोर्टल को उसको ट्रीट करें, तो उसमें 155260 पे कॉल करेंगे। हमारे पुलिसकर्मी 24/7 पहले एक शिफ्ट में काम करते थे, हमने तीनों शिफ्ट में तैनात किया है, तो 24/7 हमारा ये नंबर चालू रहेगा। तो उसमें वो अगर डिटेल शेयर करेंगे तत्काल, तो वो जैसे ही ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन फीड की जाएगी, बैंक्स के पास रियल टाइम में इन्फॉर्मेशन पहुंचेंगे और ट्रांजैक्शन रुक सकती हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा आप लोगों का भला करेंगे इस माध्यम से, लोगों को अवेयर करने के लिए कि लोग 155260, मैं रिपीट करता हूँ इस बात को, कि या तो साइबर पोर्टल cybercrime.gov.in पर जाकर साइबर क्राइम का एक मॉड्यूल है, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन को फीड करें। जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनकी पर्सनल डिटेल्स, फर्स्ट ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, पैसा ऑटोमेटिकली बैंक्स जो हैं उसको रोक रहे हैं, ट्रांजैक्शन लॉस होने से बचेगा। अगर खुद ऑपरेट नहीं कर पाते उस पोर्टल को, तो 155260 पर पुलिस को कॉल करें। पुलिस आपकी ट्रांजैक्शन रोकने में और जानकारी फीड करके हेल्प करेगी। नहीं, जैसे मान लो थाने ही पहुँचते, तो थाने में ऐसी व्यवस्था की, जैसे हेल्प डेस्क होते हैं कई थानों में, तो हम मदद कर सकते हैं। कोई बार हो सकता है फ़ोन याद ना हो, घबराहट में कई बार ऐसा होता है इंटरनेट का यूज़ करना नहीं जानते, कई बार बड़े एज के लोग होते हैं जो नहीं जानते हैं। तो अगर थाने से व्यवस्था की जाए तो मेरे को लगता है ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। हमने सभी एसपीज़ को निर्देश दिए हैं कि थाना स्तर पर अगर कोई भी व्यक्ति पहुंचता है, जो व्यवस्था मैंने बताई आपको, चाहे पोर्टल की हो या उस नंबर की, वो वहां का थाने का पुलिसकर्मी उसको डील कर सकता है और वो सहायता उनको दे सकता है। अर्थात किसी भी पुलिस स्टेशन पे, जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, अगर आदमी व्यक्ति खुद उस पोर्टल को नहीं डील कर पा रहा, नहीं उसमें फीड कर पा रहा जानकारी, या 155260 भी नहीं करना चाहता, हालांकि वो करना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप इसमें फीड करेंगे पैसा बचने के स्कोप उतना रहेगा। लेकिन आप थाने जाने के लिए आप ज़्यादा समय अगर व्यतीत कर देते हैं, तो हो सकता है ट्रांजैक्शन पुलिस ना रोक पाए। तो बेस्ट है खुद करिए, नहीं है तो फ़ोन पे करिए। उसके बावजूद भी मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है, सिंपली गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, नज़दीक के पुलिस थाने में जाइए, और जो भी पुलिस अधिकारी है वो वहाँ पर उसकी हेल्प करेगा।
अच्छा, साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। इस साइबर क्राइम को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस की क्या तैयारी, किस तरह से सेटअप तैयार है, किस तरह से निपट रहे हैं आप लोग, किस तरह से और इन आरोपियों को, अपराधियों को किस तरह से पकड़ते हैं? पैसा तो ब्लॉक कर, कई बार अपराधियों को भी आप लोग पकड़ते हैं। कई बार नहीं, ज़्यादातर में पकड़ते हैं। अभी राज्य सरकार ने पिछले साल साइबर पुलिस स्टेशन स्टेट लेवल पे प्रारंभ किया। 2 अक्टूबर को हमने लॉन्च किया पुलिस स्टेशन। वो PHQ में हमारे यहाँ डायरेक्ट सुपरविज़न में वो संचालित होता है। तो साइबर पुलिस स्टेशन में किस प्रकार के केस होंगे उसका हमने एक SOP जारी किया है कि जो बड़े केसेज हैं 10 लाख से ज़्यादा अगर फ्रॉड होता है तो हम उसमें सीधा भी उसको केस रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 केसेस ऐसे रजिस्टर भी किए हैं और एक केस में तो इट वाज इंटर स्टेट केस, काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण था। RBI से शिकायत आई थी, एक व्यक्ति ने कई वेबसाइट बनाकर काफ़ी नुकसान कराया था लोगों का। तो वो बाकायदा बिहार से जाकर बहुत बड़ी टीम थी, नक्सली आई एम सॉरी, जो साइबर फ्रॉडस्टर्स थे उनको गिरफ्तार करने में काफ़ी पुलिस को सहायता मिली है। तो साइबर पुलिस स्टेशन जो हमारा स्टेट लेवल का है वो फुल्ली एक्टिव है। वो ना केवल खुद रजिस्टर करता है, जो IG SP से केसेस आते हैं रिकमेंड होकर, अगर वो SOP के विदिन है तो वो केसेस भी हम टेक ओवर कर रहे हैं। और बाकी प्रत्येक केस में हर महीने में उनकी समीक्षा होती है यहाँ पर, और जो निर्देश है केस टू केस लेवल पर वो SPs को निर्देश दिए जाते हैं। एक अपना सिटीजन फाइनेंशियल करके एक रिपोर्टिंग सिस्टम चालू किया, वो किस तरह से काम करता है? सिटीजन फाइनेंशियल रिपोर्ट का। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो पोर्टल है उसकी बात जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन की है कि सिटीजन जो है उस पोर्टल में सीधा उससे काम कर सकते हैं। तो वो जो cybercrime.gov.in है, वो साइबर जो पोर्टल है उसमें पब्लिक को एक्सेस दिया गया है, पुलिस को भी है और सिटीजन्स को भी है। तो सिटीजन्स घर बैठे हुए अगर फ्रॉड होता है तो वो राशि को डिटेल डाल के उसको ट्रांजैक्शन को रोक सकते हैं। केस पुलिस उसके बाद रजिस्टर कर सकती है, या वो पुलिस के पास आएंगे तो पुलिस भी कर सकती है। तो वो पोर्टल जो है वो उसका एक्सेस पब्लिक के पास है। अच्छा, ऑनलाइन फ्रॉड में देखा जाए कई चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं, जैसे क्रिम अपराधी अपडेट होते जाते हैं, नए नए चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक है, ऐसे फ़ोन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपकी पुलिस की जो टीम है, जो उसमें लोग हैं और संसाधन हैं, उसमें किस तरह का आप लोग बदलाव कर रहे हैं, या उसमें कमी है या उसे बढ़ाना चाहिए? और क्योंकि अपडेट सिस्टम को भी अपडेट करने पड़ते हैं कई बार आप लोग। देखिए, हमारे यहाँ अधिकारी ज़रूर कम रहते हैं, क्यों, ये इसमें टेक्निकली क्वालिफाइड जो कंप्यूटर साइंस में हो, टेलीकम्युनिकेशन के जो पुलिस अधिकारी हैं, इन्वेस्टिगेशन वो इफेक्टिव ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर के इंट्रिकेसीज हैं, इंटरवर्क कैसे काम करता है, एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट करना और दूसरा एविडेंस जो हमारे सामान्य अपराधों में ट्रेडिशनल ऑफेंसेस में करते हैं, दोनों की प्रक्रियाएँ बहुत भिन्न है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक जो डेटा है, जो एविडेंस है, उसकी नेचर बड़ी अलग है। उसको वहाँ पर कोई टेम्परिंग ना हो, मौके पे ही उसको हम टेम्पर प्रूफ कर दें, उसकी हैश वैल्यू ले लें, उसके बाद कोई रीड राइट ना कर पाए पर्टिकुलरली, और कोर्ट में उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे। तो उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो पुलिस अधिकारी हों प्रशिक्षित हों। तो 2 प्रकार से हमारे पास पुलिस अधिकारी हैं। एक तो जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, जिनको हमने सब इंस्पेक्टर क्राइम, साइबर क्राइम के नाम से लिया है। दूसरा हमारे पुलिस अधिकारी हैं जिनको कंप्यूटर का ज्ञान अच्छा है, जो सामान्य SHOs हैं या पुलिस अधिकारी हैं, DSPs हैं, लेकिन उनकी जो रुचि है वो टेक्निकल विषयों में है, या वो टेक्निकल विषय में भी क्वालिफाइड हैं। तो उनको सुपरविज़न का और दूसरे काम उनको भी सौंपे जाते हैं। आउटसोर्सिंग का भी परमिशन है, लेकिन अभी वो आउटसोर्सिंग पे कोई अधिकारी अभी कोई तैनात नहीं है कोई। साइबर क्राइम करने वाले कई गैंग हैं जो दूसरे राज्यों में, उनका एक एरिया रहता है कि उस एरिया में रहते हैं, कई बार जाती भी टीम, कई बार वहाँ पे ऐसी स्थिति होती है कि टीम भी फंस जाती है, जैसे आरोपी को गिरफ्तार करते हैं। लेकिन इस तरह के जब मामले होते हैं तो इसके लिए क्या अतिरिक्त बल, संसाधन और भी जो चीज़ें हैं, क्योंकि बाहर जाकर मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट में अपराधी को पकड़ना आसान होता है दूसरे स्टेट की अपेक्षा, दोनों का सहयोग लेना पड़ता है। इनिशियली जो गैंग्स थे वो जामताड़ा के काफ़ी, बिहार के, झारखंड के केसेस कई आए थे। जामताड़ा में काफ़ी गैंग्स थे। मुझे लगता है देश का कोई भी राज्य नहीं होगा जहाँ पर अपराध होने पर अपराधी वहाँ के ना पाए गए हों। अभी भी हमारा जो केस एक बहुत बड़ा था, वहीं के अपराधी थे। जहाँ भी जाते हैं वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो बिल्कुल कोऑपरेट करती है, सपोर्ट करती है। यहाँ से पुलिस अधिकारी भेजे जाते हैं ताकि सुरक्षित ढंग से पुलिस मामले को वहाँ इन्वेस्टिगेट कर ले, अपराधी को पकड़ ले। लेकिन लोकल पुलिस को सूचना देने पर, उनके वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने पर थाने लेवल पर कोई परेशानी नहीं आती। और ये आपस में डिस्ट्रिक्ट का ऐसा कोऑर्डिनेशन बन गया है राज्यों का कि आपस में एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है।
कौन साइट सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है लोगों के लिए और ख़ासकर बच्चों के लिए? इसको लेकर किस तरह से आप लोग रोक रहे हैं इस तरह के क्राइम होने से? इसमें एक बड़ा अच्छा बदलाव आया था प्रक्रिया का। अमेरिकन एक एजेंसी है, एनजीओ है, जो जानकारी नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, अमेरिकन एजेंसी एनजीओ है, जिसने हमारी एनसीआरबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक अनुबंध किया था। और उस अग्रीमेंट के तहत जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जो सामग्री है उसको जो अपलोड करता है जो भी व्यक्ति, तो उसकी डिटेल्स हमारे पास एक साइबर टिप लाइन के रूप में आती हैं। और वो रिपोर्ट आने के बाद वो इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी रहती है कि उस पर काम करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी हेल्प से हम डिटेल निकालते हैं, डिटेल्स उस रिपोर्ट में भी काफ़ी होती हैं। जो भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ से अपलोड करेगा या उसको ट्रांसमिट करेगा फर्दर, वो हमारी गिरफ्त में होगा। तो साइबर ट्रिप लाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए एक बड़ा अच्छा एक सरकार का उपक्रम है, जिसके तहत आपने देखा हो डेली न्यूज़पेपर में आता है किसी न किसी ज़िले में किसी ने भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी की कोई भी चीज़, सामग्री, फ़ोटो हो या वीडियो हो, जिसने भी अपलोड किया है तो वो पुलिस की गिरफ्त में आया है। तो इसीलिए मुझे लगता है ये काम ऐसा है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक ऐसा अपराध है जो विश्व के हर देश में ये बैन है, ये अनएथिकल है, ये क्रिमिनल है। इसीलिए इसमें कोई भी अपराधी न बचेगा, न हम सूचना आने पे किसी को छोड़ दें। तो इसीलिए आपके माध्यम से ही मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि चाइल्ड पोर्न के जैसी ऐसे घिनौने अपराध से दूर रहें। ये कुछ साइट पे आप लोग नज़र रखते हैं, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप पे आता है, लेकिन इसके अलावा कई ऐसी साइटें हैं जिसकी जानकारी तो नहीं पहुंच पाती, मतलब बच्चों के पास नहीं पहुंचती है। उसके तरह वीडियो अपलोड किया जाता है, बाद में दूसरे लोग उस साइट का उपयोग करते हैं, जो रेगुलर यूज नहीं होती वो ऐसी साइटें। नहीं, देखिए, साइट्स के नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा और ना ही मेरे को याद है ऐसे साइट्स, लेकिन यस, जो शिकायत आती है उसको उस पर काम करते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया में हमारा जो क्राइम है उसमें करीब 80% जो केसेस हैं वो अश्लील सामग्री के हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो। इसमें जो अश्लील सामग्री का आदान प्रदान है वो ऑफ कोर्स चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कम है, लेकिन अडल्ट यूज़ के लिए जो अडल्ट मटेरियल है पोर्नोग्राफी का, उसके केसेस ज़्यादा हैं, चाहे वो एक दूसरे दोस्तों के ब्लैकमेलिंग के हों या दूसरे प्रकार। आजकल वीडियो कॉलिंग ब्लैकमेलिंग सिस्टम भी चालू है, वीडियो कॉलिंग करके वीडियो बनाते हैं, उसके बाद पैसे की मांग करते हैं, ऐसे भी अपराध आ रहे हैं। जी हाँ, एक केस बस्तर का भी रजिस्टर हुआ था, सामने आया था, और भी ऐसे मामले हैं। ये इस प्रकार के मामले हैं जहाँ पर कहीं से कॉल आने पर व्यक्ति खुद अश्लील ढंग से सामने आता है और उधर से भी अश्लीलता देखना चाहता है। क्रिमिनल जो है वो उसकी वीडियो बना लेता है और उसके बाद में उसको ब्लैकमेल करना चाहता है। तो इसमें केस जरूर रजिस्टर हुआ है अभी एक, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि लोग, क्योंकि उनका खुद की भूमिका संदेहजनक है, तो वो केस रजिस्टर कम करवा रहे हैं या वैसे ही हेल्प चाहते हैं, लेकिन बिना केस को रजिस्टर किए हुए इन्वेस्टिगेशन आगे उसका मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि ये इस प्रकार की, ये मान के चलें कि अगर आप कोई इलीगल, आपने कोई इलिसिट रिलेशन या कोई ऐसा वीडियो इस टाइप से अपना शेयर किया है, तो वो एक्सटोर्शन उसका एंड है, डेफिनेटली एक्सटोर्शन होगा। इसलिए उसके झांसे में नहीं आया। अगर एक गलती पहले कर दी है, उसके बाद पैसा दे के फिर से ये दूसरी गलती ना करें, इमीडिएटली पुलिस को रिपोर्ट करें और आपको रिलीफ मिलेगा। यदि कभी ऐसी कोई घटना होती है, ऐसा फ्रॉड होता है उसके साथ, मान लो वीडियो वाला, तो उसको निसंकोच पुलिस के पास जाना चाहिए ताकि आगे ऐसी घटना उसके साथ भी ना घटित हो, ना ही दूसरे के साथ। बिल्कुल सीधा पुलिस के पास आना चाहिए, ना कि उसको पैसे देते रहें। पैसा देने का जो है, ये जो एक्सटॉर्शन है वो ख़त्म नहीं होगा। जितना पैसा मांगेगा देगा, उसके बाद फिर मांगेगा, तो ये क्रम ख़त्म नहीं होने वाला। अल्टीमेटली बाद में तंग आके व्यक्ति आएगा। इसलिए पहले चांस पे उसको सीधा आना चाहिए, अपनी गलती स्वीकारनी चाहिए, लेकिन क्रिमिनल पकड़ा जाए ताकि दूसरों के साथ फ्रॉड ना करे वो, इस प्रकार का ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अभी जो काम चालू किया, ऐप चालू किया, इसके माध्यम से बहुत से लोगों को पैसे जाने के बाद वापस मिल गए हैं, और कम से उनको लाभ मिला कि उनका पैसा ब्लॉक हो गया और सामने वाला निकाल नहीं पाया, ऐसी भी जानकारी आ रही है। अभी कुछ ही दिन पहले से अभी ये प्रारंभ किया है, और शायद हमारा स्टेट जो है पायलट प्रोजेक्ट रूप में, पहला भारत सरकार ने भी उसको कहा कि छत्तीसगढ़ में इसको प्रारंभ करते हैं पहले, और भी स्टेट थे 4-5, तो वो हमने तत्काल डे 1 से स्टार्ट किया है, और अभी तक मुझे बताया कि 4 लाख से ज़्यादा रुपए हम केवल तत्काल कार्रवाई करने से रोक पाए। तो ये बहुत अच्छी पोर्टल, बहुत अच्छी शुरुआत है ये, और बैंक्स इसके अंदर
शायद कुछ बैंक्स अभी जानकारियाँ देने से कुछ रिलक्टेंट है, पर काफ़ी लोग इसमें जानकारियाँ उनको जैसे ही मिलती है वो पैसे के ट्रांजैक्शन रोक देते हैं। तो मुझे लगता है ये सबसे अच्छा मेथड है कि इस फ़ोन कॉल जो है, फ़ोन नंबर है 155260, इसका उपयोग करें और साइबर जो पोर्टल है उसको उपयोग करके ट्रांजैक्शंस की डिटेल उसमें डालें, ताकि पैसा आपके बैंक से निकल कर फ्रॉडस्टर्स के बजाने से पहले। नहीं, बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जो लोग पैसे जाने का सोचते तब तो हाथ से निकल के पैसे वापस नहीं मिलेंगे, उनके लिए बहुत अच्छी सूचना कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद और इसके अंदर वो जितना एक्टिव खुद रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ये साइबर क्राइम से बचने के लिए लोगों से क्या अपील करेंगे कि किस चीज़ों का ध्यान रखें, किन बातों का ख्याल रखें जिससे वे इस तरह की घटनाओं से बच सकें? देखिए, आदमी लालच बहुत करता है। कहीं से भी कोई लिंक आता है कि आपकी लॉटरी लग गई है, आप इस लिंक को क्लिक करिए, आपके पास कोई नोटिस आएगा, ये मान के चलें कि वो लिंक जो है उससे आपको नुकसान होने वाला है। किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए कोई लिंक पे कृपया क्लिक ना करें। कोई व्यक्ति बोलता है, बैंक्स, आरबीआई सभी कितनी बार क्लियर कर चुके हैं, इसमें बहुत क्लैरिफिकेशन आए हैं कि वो कभी भी फ़ोन पे ओटीपी नहीं मांगते किसी भी चीज़ का। लेकिन कोई भी अगर फ़ोन करता है कि आपका ये क्रेडिट कार्ड बंद होने वाला है, आप सीवीवी नंबर क्रेडिट कार्ड का दे दें, ओटीपी आएगा, पिन जनरेट होगा, उसका डिटेल दे दें, ये जानकारी कृपया शेयर मत करें। ओटीपी शेयर करने का मतलब है आपने पैसा दिया, आपकी भागीदारी होगी क्राइम के अंदर, तो कृपया इसको मत करें। ये क्योंकि जो फ्रॉडस्टर्स है वो बहुत स्मार्ट है, वो इमीडिएटली आपकी राशि विड्रॉ करके बैंक का अकाउंट क्लोज करके और गलत एड्रेस वो बैंक को देता है, और पैसे मिलना मुश्किल हो जाता है बाद में। हो सकता है कल्प्रिट को पुलिस पकड़ भी ले, लेकिन पैसा आदमी खर्च कर जाता है, उसकी रिकवरी नहीं हो पाती है। इसीलिए ओटीपी शेयर करना, बैंक्स के ये कार्ड्स के सीवीवी और ये अदर डिटेल शेयर करना, ये बिल्कुल ख़तरनाक है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब कस्टमर केयर को आदमी कॉल करता है तो वो नंबर कभी कभी उनके पास सही नंबर नहीं होता, तो गूगल पे सर्च करता है। तो जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने कुछ फ्रॉड नंबर उसमें डाले हुए हैं, तो जो एक्चुअल नंबर है कस्टमर केयर का वो ऊपर नहीं आता है। वो इस प्रकार की स्पैम डेक्सिंग बोलते हैं, इस प्रकार से सर्च इंजन को मैनिपुलेट किया जाता है कि जो फ्रॉडस्टर्स का नंबर है वो ऊपर आता है। तो वो नंबर आने से अगर उस पर डायल करते हैं तो वो फिर से कुछ डिटेल लेकर वो पैसा फ्रॉडस्टर के पास चला जाता है। तो ये गूगल से कस्टमर केयर का नंबर ना लें, ऑथेंटिक वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर कस्टमर का नंबर लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और कुछ इस टाइप के आजकल ऐप्स आने लगी हैं, एनी डिस्क टाइप की, इस प्रकार से जो आदमी जो डाउनलोड कर लेता है अपने फ़ोन पर और फिर एक्सेस कंट्रोल किसी और को मिल जाता है। तो वो इस टाइप के जो नए नए सॉफ्टवेयर आने लगे, एप्लीकेशंस हैं, उनको बिना समझे हुए प्रोस एंड कॉन, उनकी लाभ हानि समझे हुए ये उसकी डिटेल दूसरों से शेयर करना खतरनाक हो सकता है। तो कृपया इन चीज़ों पे सावधानी, मुझे लगता है अगर रखेंगे तो अपराध होने से बचेंगे। ऑनलाइन ठगी वाले ये भी सोचते हैं कि इतना ऑनलाइन ठगी हो रहा है, इससे तो ऑनलाइन का इस्तेमाल ही करना बंद कर दे। कई बार ऐसे विचार भी आते हैं लोगों के इस बारे में। नहीं, इसीलिए तो ये सब आपको बताया गया। तो ऑनलाइन तो बंद होना ही नहीं है, क्योंकि इसका कारोबार बढ़ रहा है। ऑनलाइन को हमको समझने की ज़रूरत है कि कौन सी ट्रांजैक्शन सेफ़ है। पासवर्ड रख रहे हैं तो आप अपने घर के सदस्यों के नाम पर पासवर्ड मत रखिए जो बड़ी इजीली क्रैक हो जाते हैं। और 2 की ऑथेंटिकेशन है, पासवर्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग पैटर्न का होना चाहिए। तो इस पर अपडेट करता रहना चाहिए अपने फ़ोन को। कुछ पैचेस आते हैं, कुछ चीज़ें रहती हैं, तो अपडेट, एंटीवायरस है वो रखना चाहिए। और कुछ होता है तो कहाँ जाना है, ये चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। तो ये सावधानियाँ अगर बरतेंगे कि किस प्रकार से साइबर क्रिमिनल क्या सोच रहा है, वो हर व्यक्ति को सोचना है, ताकि उसके झांसे में नहीं आए। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं जो अगर बरतेंगे, अनजान व्यक्ति से चीज़ें शेयर नहीं करना है, फेसबुक पे प्रोफाइल है उसको लॉक में रखना है, फ्रेंड लिस्ट के साथ जारी करना है, अनजान व्यक्तियों से बहुत जल्दी जान पहचान नहीं करनी चाहिए। एफआईआर के जी जिन्होंने बताया किस तरह से साइबर सेल काम करता है, किस तरह से साइबर क्राइम को रोका जा सकता है। लोगों को खासकर इसमें लोगों को ध्यान देना होगा कि वे अपनी जानकारी हर किसी को शेयर न करें, क्योंकि सामने वाला आपकी जानकारी का दुरुपयोग भी कर सकता है। तो कह सकते हैं आने वाले समय साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए, काफ़ी जानकारी करने दी है, और आने वाले समय में आपको जागरूक होना। पुलिस आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन लोग यदि जागरूक होंगे, लोग अगर कह सकते हैं जागरूक होंगे, आगे आने वाले समय किससे मिलना है, कहाँ शिकायत करना है, तो जाकर ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। अन्यथा आप ऑनलाइन ठगी का शिकार होते रहेंगे। लालच में न पड़ें और
हर बातों का ध्यान रखें। जो जानकारी मांगी जाती है सही जगह पर मांगी जाती है, उधर पर इन्हें हर जगह शेयर न करें, क्योंकि कोई भी बैंक आपसे न तो ओटीपी मांगता है, न ज़्यादा जानकारी मांगता है। अगर ऐसा मांगता है तो आप उस फ़ोन को या तो काट दें या इसकी जानकारी संबंधित थानों को दें। और दूसरी बात, अगर आपके खाते से पैसे किसी भी तरीके से फ्रॉड होता है तो उसकी तत्काल जानकारी पुलिस को दें, ताकि अब एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि उस पैसे को ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो पैसा सामने वाला आदमी नहीं निकाल पाएगा, उससे आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है और इससे आने वाले समय साइबर क्राइम में थोड़ी बहुत कमी या कह सकते हैं नकेल कसी जा सकती है। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ईटी भारत, रायपुर।